हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर। ठीक है, तो देखिए कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हेलोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और ये है हेलोजन। ये क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन? ये हेलोजन है। हेलोजन क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि भैया इसकी टेंडेंसी है कि जो ये यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको वो थोड़ा अपनी तरफ खींच ले, अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर आ जाएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब एक तरफ नेगेटिव आ गया और एक तरफ पॉजिटिव आ गया, तो जो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कैसा है बेटे? पोलर बॉन्ड है। पोलर का मतलब जहां पे पोल्स बन जाते हैं। देखो एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे पोल्स हैं। लेकिन अगर दोनों चीजें बीच में होती तो वो पोल्स नहीं बनाता, वो नॉन पोलर कहलाता। इसका मतलब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती, अगर दोनों की सपोज करो ए है और ये दूसरा ए है, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो ये जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना ही वो इसकी तरफ जाएगा ना ही वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे कहलाएगा वो नॉन पोलर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, तो ये कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब जो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ऐसा क्यों? जैसे अगर हमने कह दिया कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसमें ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है बेटे? लेस ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और लेस ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा? वीक। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा एटम का, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा वहां पे ओवरलैपिंग होगी। अगर बाई चांस हम कहते हैं कि भैया ये इस तरीके से ये है, ये अगर हम ऐसे कह दें कि ये, तो इसमें क्या होगा? अगर ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, अगर ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है तो ज्यादा ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा बेटे? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अगर एटॉमिक साइज, हेलोजन का एटॉमिक साइज अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब देखो जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा पढ़ा हुआ है ना आपने। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। और बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है बेटे? बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम है, इसका यहाँ पे जो, अगर मैं इसके साथ सबके साथ सी सी लगा दूं इस तरीके से, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा। हेंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड डिक्रीजेस। मतलब बॉन्ड सी एक्स बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ को ही, बॉन्ड लेंथ को ही काउंट नहीं करेंगे, और भी चीजें, और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड पोलैरिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। किस पे होता है बेटे? बॉन्ड पोलैरिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। पोलैरिटी अभी समझाया भाई कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर दो एटम्स हैं जैसे कार्बन और हेलोजन है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। या फिर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो देखो अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंडेंट होती है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा? बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। मतलब जितना ज्यादा हेलोजन एटम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो देखो काफी फैक्टर्स हैं। As we go from F to I, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? आयोडीन। और सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन। और इसीलिए फ्लोरीन को किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। द बॉन्ड पोलैरिटी एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड डिक्रीजेस। मतलब जैसे सी एफ से सी आई तक जाएंगे तो बॉन्ड
पोलैरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो पीछे हमने पढ़ा कि भैया सी आई के बीच में जो बॉन्ड वो है, क्या कहते हैं, लेंथ है, वो बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही थी, मतलब एटॉमिक साइज है, आयोडीन का एटॉमिक साइज बढ़ गया था ना। देखो ये यहाँ पे हमने जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था ना कि देखो साइज साइज के बारे में बात की थी। देखो सी आई ज़्यादा हो रहा था और सी एफ क्या हो रहा था, ज़्यादा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने बोला कि भैया सी आई का ज़्यादा है और सी एफ का ज़्यादा है, मतलब सी एफ का कम है। लेकिन अब जब हमने पोलैरिटी वाला फैक्टर लिया तो पोलैरिटी वाले फैक्टर के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि भैया ऊपर से नीचे जाने पे सी एफ बॉन्ड क्या हो रहा है, मतलब जो बॉन्ड पोलैरिटी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। बॉन्ड पोलैरिटी घटती जा रही है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ अबाउट 2 पॉइंट्स, मतलब जो दोनों पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उनके बेसिस पे ये देखा कि भैया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एच आई, फिर है आर बी आर, मतलब एच आई या फिर आर आई। यहाँ पे आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है बेटा, ये एल्काइल है। ठीक है, तो आर आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आर बी आर, फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन, आर सी एल है। ठीक है, अब इन्हीं चीज को अगर मैं सबको कंबाइन कर लूं, देखो इन फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो क्या है, अगर आर एफ है तो उसका बॉन्ड लेंथ 139 होता है, बॉन्ड एनर्जी 452 होती है, अच्छा यहाँ पे किलो जूल पर मोल है, और पोल स्ट्रेंथ इतना होता है। वहीं पे आर सी एल का देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ देखो इसकी ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, लेकिन इसका पोल स्ट्रेंथ देखो ज़्यादा है ना, देखो इससे ज़्यादा है ना पोल स्ट्रेंथ। अगर आर बी आर देखेंगे, यहाँ पे आर मैं तो जनरल नाम बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप लिखा है लेकिन मैं जनरल नाम बोल रहा हूँ, तो आर बी आर हो गया, तो इसका बॉन्ड लेंथ देखो बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, घट गई, और इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, सॉरी, वो कम हो गया। ठीक है, और आर आई सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है इसकी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, और डाइपोल मोमेंट भी सबसे कम। तो यहाँ पे आपको ये दोनों याद रखना है कि आर एफ और आर सी एल दोनों में से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है बेटे, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपका आर सी एल का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगर इनमें से कुछ एमसीक्यूज करते हैं। कह रहे हैं द नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड, जो आर एक्स बॉन्ड है, आर एक्स बॉन्ड है, इसका नेचर कैसा होता है बेटे, ये पोलर होता है। क्या बताया मैंने, पोलर होता है। क्यों होता है पोलर, क्योंकि भैया इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्स क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर देगा, और इस वजह से एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए वो कैसे होते हैं बेटे, वो पोलर होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलर। अगला है एज वी गो फ्रॉम आई टू एफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मतलब एफ से आई की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, एज वी गो फ्रॉम आई टू एफ अटोमिक साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, आई का साइज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगला रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, अभी पढ़ा है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, आर आई, फिर आर सी एल, फिर आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर डी। ठीक है, अगला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के मेथड्स, मतलब प्रिपरेशन के मेथड्स करेंगे इसमें हम डिस्कस। इसमें जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं वो फ्रॉम एल्कोहल, तो देखो अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे और अल्कोहल को मिलाएंगे किसके साथ बेटे, एच एक्स क्या होता है, हेलोजन एसिड के साथ मिलाएंगे। ठीक है, हेलोजन एसिड के साथ मिलाएंगे। अल्कोहल रिएक्ट विद एच एक्स क्या है, हेलोजन एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू गिव एल्काइल हैलाइड, मतलब अल्कोहल को हम HX के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 टू गिव एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मिलेगा बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, OH, ये क्या है, H। तो जब हम इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 करवाएंगे तो ये H और ये OH साथ में चले जाएंगे, ये वाटर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में हो कहलाएंगे। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है,
वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं, इस मेथड को डिहाइड्रेशन। क्यों भैया डिहाइड्रेशन आपने सुना होगा कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। आपने सुना होगा किसी को अगर तबीयत खराब हो गई, बॉडी से बहुत सारा पानी निकल गया, तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे भी क्या है, H2O निकल जा रहा है, और H2O निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। और ये जो रिएक्शन करवाई जा रही है वो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ये कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या कहलाते हैं, लुकास रिएजेंट। तो अगर हम ROH, ये ROH मतलब अल्कोहल को लुकास रिएजेंट क्या है, ये पूरा लुकास रिएजेंट है, इसके साथ मिल के अगर हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लोरोएल्केन का अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। नेम्ड रिएक्शन है ग्रूव्स प्रोसेस। पूछा भी जा सकता है कि भैया ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है, तो ग्रूव्स प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, क्लोरोएल्केन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल से बनाया जाता है। कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, हम कंसंट्रेटेड HCl को ऐड करते हैं किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl को एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ ऐड करते हैं, तब बनता है क्या, हेलो एल्केन बनता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 क्या कहलाता है बेटे, लुकास रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अल्कोहल के जो अभी हमने प्रिपरेशन किया उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हेलोजन एसिड होता है भैया, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर HCl एंड फिर HF, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI। अच्छा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि देखो सब में H तो कॉमन है ना। अब देखो अगर हम I की बात करें तो I है और ये H है, ये H मान लेते हैं, ठीक है, ये H है। अच्छा अब लास्ट वाले को बात करेंगे तो ये क्या, इसका साइज थोड़ा सा कम होगा और ये क्या होगा, ऐसा। अब देखो क्या है, इसका एटम का साइज बढ़ गया ना, आई का, ये आई है और ये एफ, इसका एटम का साइज क्या है, ज्यादा है। ज्यादा एटम के साइज होने की वजह से क्या हुआ, तो एटम का साइज ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। और अगर इसकी ब्रेक करने के लिए HI के बीच के HI का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, इसी वजह से ये कैसा होगा बेटे, ये रिएक्टिव होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम HF की बात करें तो इनका जो F का साइज क्या है, छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए होगी ज्यादा एनर्जी, इसलिए HF क्या, कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विद HX, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग टाइप के अल्कोहल को HX मतलब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो देखो 3 डिग्री वालों की ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी, फिर 2 डिग्री वालों की, फिर 1 डिग्री वालों की, और फिर लास्ट में मेथनॉल लिखा हुआ। अच्छा ऐसा क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल बनाऊँ तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा बेटे, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल ये। अब देखो क्या है, ये जो ये है, ये क्या कहलाते हैं, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी रिएक्टिविटी के लिए क्या करना होगा, हमें ये बॉन्ड को तोड़ना होगा, इस वाले बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस बॉन्ड को। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करा जाएगा, तो देखो ये क्या है, हमारे पास कार्बन है, ये क्या है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। और जो ये बीच में रखा हुआ जो कार्बन है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी। क्या होगा बेटे, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जैसे इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो C और OH है, इसके बीच का जो बॉन्ड है, यहां पे क्या है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इनको रिपेल कर देगा। जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये इससे दूर जाएंगे और इनको कौन रख लेगा, ये OH अपने साथ रख लेगा। क्यों, क्योंकि भैया इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, उसने ये
जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रखा था, इसके बीच का जो शेयर्ड, इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उसको रिपेल कर दिया था, और रिपेल कर गया, वो शिफ्ट हो गए OH की तरफ, और OH की तरफ चले गए, तो उसको निकालना, मतलब OH ने ले लिया। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वहीं पे अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, ये भी रिपेलिंग है, तो इसके आसपास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इससे थोड़ा कम होगी। तो अब इससे थोड़ा कम होगी, तो यहाँ पे जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको रिपल्शन थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम मिलेगा। अब इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम मिलेगा, तो ये वाला उतनी आसानी से नहीं ब्रेक हो पाएगा, और ये वाला तो और आसानी से भी नहीं हो पाएगा ब्रेक, मतलब उतनी आसानी से ये वाला भी नहीं हो पाएगा ब्रेक। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, और मिथनॉल लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला है, अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका यूज करके, SOCl2। SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिफ्लक्स करवाएंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो क्या मिलेगा हमें, क्लोरोएल्कीन मिलेगा, और साथ में HCl और साथ में SO2। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डार्जेंस मेथड, नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड मेथड, डार्जेंस रिएक्शंस कहते हैं, डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, डार्जेंस रिएक्शन है ये, या डार्जेंस मेथड है। अच्छा, जो ये डार्जेंस मेथड है, इसको बोला जाता है कि भैया हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये बना है हेलो एल्केन, साथ ही साथ में HCl बना, SO2 बना। तो HCl क्या है, गैस होता है जो कि वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, SO2 भी क्या है, गैस है जो कि वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। तो जब हम इस मेथड को यूज करते हैं, तो हेलो एल्केन के साथ साथ 2 गैसेस भी निकलती हैं। क्या निकलती हैं बेटे, 2 गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस क्या करती हैं, वो एवापोरेट हो जाती हैं। क्या करती हैं बेटे, वो गैसेस एवापोरेट हो जाती हैं, निकल जाती हैं। अब निकल जाएंगे, बचेगा खाली क्या, क्लोरो एल्केन बचेगा, और क्लोरो एल्केन को सेपरेट करना आसान हो जाएगा। तो इस मेथड को बोला जाता है भैया कि क्लोरो एल्केन अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो डार्जेंस मेथड को यूज करो, बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, और अगर बाई चांस हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो हमें क्या करेंगे, NaBr को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मिल जाएगा क्या, RBr, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, तो कुछ MCQs देखते हैं इस मेथड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द ग्रूव्स प्रोसेस, तो ग्रूव्स प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है बेटे, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि द गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन डार्जेंस मेथड, मतलब डार्जेंस मेथड कौन सा, जिसमें SOCl2 के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी गैसेस निकलती है, एक तो HCl निकलती है और SO2 निकलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A और C। ठीक है, अगला है मेथड है प्रिपरेशन का, कि प्रिपरेशन ऑफ RX, मतलब हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका यूज करके, PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ तो हम पढ़ भी चुके हैं वैसे। तो ये है हमारे पास एल्कोहल, इसको हमने मिलाया PCl3 के साथ। ठीक है, इसको हीट किया तो मिल गया क्या, अभी Cl यूज किया तो क्लोरो एल्केन मिला, साथ में क्या मिला बेटे, ये है फॉस्फोरस एसिड है। ठीक है, तो क्लोरो एल्केन मिला और फॉस्फोरस एसिड मिला। तो उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि ये क्या, इथेनॉल को यूज करते हैं PCl3 के साथ, हीट करेंगे इसे, तो क्या मिलेगा हमें, क्लोरो इथेन मिल जाएगा, और साथ में फॉस्फोरस एसिड मिल गया। ठीक है, तो अल्कोहल से हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, PCl3, PCl5 और SOCl2 का यूज करके। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरो एल्केन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम PCl5 को यूज करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, इसको हीट कर रहे हैं तो क्लोरो एल्केन मिल रहा है, साथ में HCl मिल रहा है, और POCl3 भी मिल रहा है, जो कि फॉस्फोराइल क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपेनॉल है या प्रोपेन 1 ऑल है। ठीक है, तो इसमें हम PCl5 मिला रहे हैं, तो क्या मिलेगा बेटे, क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, या 1 क्लोरोप्रोपेन, और साथ ही साथ में मिलेगा HCl और फॉस्फोराइल क्लोराइड मिल गया। ठीक है, अच्छा अगला है SOCl2 के साथ अगर हम मिलाएं, तो जिसके बारे में मैं आपके साथ पहले डिस्कशन कर चुका हूं कि pyridine की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करवाएंगे, तो क्लोरोइथेन मिल रहा है, साथ में HCl मिल रहा है और SO2 मिल रहा है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, ये बेस्ट मेथड है। क्यों है भाई बेस्ट मेथड, HCl और SO2 निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो HCl और SO2 निकल गया। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपको बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर आपको हेलोजन एसिड के साथ अगर आपको रिएक्ट करवाना है, या फिर अगर आपको
हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करवाना अल्कोहल के का यूज़ करके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, देखो क्या है सबसे बेस्ट मेथड, तो भैया याद है SOCl2 सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल व्हेन रिफ्लक्स्ड विद थाइनिल क्लोराइड, SOCl2 को थाइनिल क्लोराइड कहते हैं। हाँ, सेकेंड है, इन केस ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन करना है किसका, अल्कोहल का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI होता है बेटे, फिर कौन होता है, फिर होता है HBr होता है, और फिर होता है HCl। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड क्या होता है, PI3, मतलब अल्कोहल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं PI3, तो I3 है मतलब I यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, आइडो एल्केन बनेगा या फिर एल्काइल आयोडाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद HCl गिव्स। ठीक है, तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, ये टर्शरी अल्कोहल है बेटे, टर्शरी अल्कोहल ये ऐसा है, ये है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो कह रहे हैं जब उसे HCl के साथ यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से OH हट के यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो सिंपली इसका नाम लिखना है कि इसका नाम है क्या, तो इसका नाम क्या होता है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, इसका कॉमन नेम क्या, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटेन नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ जी, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब बोथ A एंड C। ठीक है, अगला मेथड है प्रिपरेशन का, जिसमें हम यूज कर रहे हैं किसको, हाइड्रोकार्बन्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक तो डायरेक्टली एल्केन से, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का क्या कर देंगे हम, हेलोजनेशन करेंगे, मतलब डायरेक्टली हेलोजन ऐड करेंगे। दूसरा हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हेलोजनेशन करेंगे, और लास्ट है जिसमें हेलोजनेशन ऑफ एल्काइन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। जैसे क्लोरीनेशन, एल्केन का क्लोरीनेशन करना है, तो क्लोरीनेशन का मतलब एल्केन में हमें ऐड करना है क्या, क्लोरीन ऐड करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन, जो एल्केन का एक हाइड्रोजन है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, उसको क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, मतलब Cl रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे RH है, ये क्या है, ये एल्केन है। ठीक है, और इसका यहाँ से हमने Cl यूज किया, और ये एक Cl H को लेके चला जाएगा, और जो ये रिएक्शन होगी ये डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में होगी बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ से H और Cl चला गया, RCl बन गया एल्काइल क्लोराइड, या फिर इसे क्लोरो एल्केन भी कहते हैं, और साथ में HCl बना। तो जो ये कंपाउंड है ये क्या, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये था मीथेन, मीथेन को हमने मिलाया किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो क्या मिल गया बेटे, क्लोरोमीथेन मिला, और साथ में क्या मिला, HCl मिला। ठीक है, अगर हमने मीथेन को एक्सेस में यूज कर रखा, मतलब ज्यादा है, ठीक है, अगर हमने मीथेन को एक्सेस में यूज किया हुआ है तब क्या, अच्छा तो यहाँ पे पहले रिएक्टिविटी का भी देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी का देखेंगे तो Cl2 फिर Br2 फिर I। ठीक है, तो अगर हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो पहले, इससे पहले वाले केस में देखो क्लोरो इथेन बना था, सॉरी क्लोरोमीथेन बना था, वही क्लोरोमीथेन अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, फिर से अगर हम Cl2 को यूज करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां से एक और H रिप्लेस हो जाएगा, और H को कौन रिप्लेस कर रहा है, Cl। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 3 H थे, 3 H से एक H क्या हो गया, रिमूव हो गया, और एक Cl जुड़ गया। ठीक है, अगर ये भी एक्सेस में है, ठीक है, और इसके साथ भी अगर हमने Cl2 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, मतलब एक H और चला जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा Cl। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने फिर से Cl2 यूज किया तो क्या बनेगा, एक H रिप्लेस होके Cl उसको कर देगा रिप्लेस। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। अब अगर हम हायर एल्केन्स की बात करें, ये जो हमने अभी तक एल्केन्स लिए थे वो तो लोअर एल्केन्स थे, लोअर एल्केन्स जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, लेकिन अगर हम हायर एल्केन्स लेंगे, ठीक है, हायर एल्केन्स जैसे कि आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो देखो कह रहा है कि इन केस ऑफ हायर एल्केन मोनोहेलोजिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि अगर हमें सिर्फ एक ही हेलोजन ऐड करना है, ठीक है, एक ही हेलोजन को लगाना है, तो अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, मतलब वहां पे क्या मिलेगा बेटे,
मिक्सचर मिलेगा। किसका मिक्सचर मिलेगा? आइसोमर्स, हेलो एल्कीन के आइसोमर्स का मिक्सचर मिलेगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास Cl है, ये मतलब ये अभी अगर Cl, अगर बाई चांस Cl जोड़ना है तो एक Cl यहाँ पे, और अगर ऐसा भी बन सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर्स हैं। अगर बाई चांस मुझे क्लोरोप्रोपेन करना है तो क्लोरोप्रोपेन प्रिपेयर करना है तो क्लोरोप्रोपेन ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर हम हायर एल्केन्स का क्या कर रहे हैं बेटे, हायर एल्केन्स का मोनोहेलोजिनेशन कर रहे हैं तो उसमें आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स का क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी तरीके के क्या मिलेंगे वहां पे हमें? कंपाउंड्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये था, ये प्रोपेन है हमारे पास। ठीक है, इसका मैंने Cl2 किया तो देखो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दो प्रोडक्ट क्या मिले? एक तो ये मिल गया 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और दूसरा मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, ज़्यादा परसेंटेज कितना है? जब ये मिक्सचर मिलेगा उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? ज़्यादा मात्रा होगी 2 क्लोरोप्रोपेन की मात्रा ज़्यादा होगी बेटा। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन, अगर ब्रोमिनेशन करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? Br2 यूज करेंगे, और एक H को कौन रिप्लेस कर देगा? Br रिप्लेस कर देगा, और ये हो जाएगा ब्रोमो एल्केन, और साथ में HBr मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आयोडिनेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हमने आयोडिनेशन किया, डायरेक्टली आयोडीन यूज किया, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में HI बनेगा। मतलब एक H को तो I ने रिप्लेस कर दिया, साथ ही साथ में एक HI भी बन गया। जो HI होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इसको फिर से क्या करेगा? रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी? ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाएगी। मतलब हेलो एल्केन से क्या बना, मतलब सॉरी एल्केन से आइडो एल्केन बना, और फिर से वापस से क्या मिल जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से HI को हटाना पड़ेगा। तो HI को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा हो गया? HGO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HiO3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 ये भी क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे किस चीज के लिए? कि भैया ये जो HI है ये यहाँ से हट जाए और ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो पाए। ठीक है, तो कुछ MCQ देखते हैं। कह रहा है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडेड टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी, मतलब इनमें से कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करें किस चीज के लिए? रिवर्सिबिलिटी, मतलब जो ये अभी HI वाली जो रिएक्शन हमने पढ़ी वो रिवर्सिबल ना हो उसके लिए हम कौन सा उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? HGO है हमारे पास, और क्या है? HNO3 है, और क्या है बेटा हमारे पास? HiO3। तो ये सारे के सारे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। तो सारे इन सभी को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला मेथड देखते हैं। अच्छा, एक और MCQ है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स। अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या क्या मिलेगा? तो भैया ये सारे के सारे कंपाउंड मिलते हैं, क्योंकि जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स मिलेंगे हमें। ठीक है, ठीक है, तो चलो अगला मेथड देखते हैं बेटा। तो अगला मेथड पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है बेटे मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? जैसे इथाइलिन है, इथाइलिन क्या है? इथीन। इथीन में अगर हम Cl2 ऐड करें, ठीक है, क्लोरीनेशन अगर हम करें इथीन का, तो क्या होगा? एक Cl जाके एक कार्बन पे लग जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हो रहा है ये। ठीक है, एक Cl एक कार्बन पे लग गया और एक Cl एक कार्बन पे लग जाएगा जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये बना इथाइलिन डाइक्लोराइड बना। ठीक है, इसे विसिनल डाइक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम हेलोजन एसिड कर रहे हैं यूज, क्या यूज कर रहे हैं बेटे? अगर हम हेलोजन एसिड यूज कर रहे हैं, इससे पहले तो हमने खाली डायरेक्ट क्लोरीन ऐड किया, लेकिन अगर हम हेलोजन एसिड यूज कर रहे हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई बात नहीं, एल्कीन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि भैया डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। जैसे यहाँ पे CH2 दोनों साइड में, तो ये
क्या है, ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे HCl यूज कर रहे हैं तो एक तो हो गया H प्लस और एक हो गया Cl माइनस, तो एक पे जाके क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा और एक पे जाके H लग जाएगा और क्लोरोइथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। क्या होता है बेटे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा जब। अब जैसे ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, अलग हैं। एक तरफ देखो कितने हैं, एक तरफ 2 कार्बन्स हैं, देखो ये 2 कार्बन्स और एक तरफ सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के टाइम पे क्या होगा, जब HCl को हम जब ऐड कर रहे होंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। क्या दिक्कत क्या होगी कि भैया जब ये डबल बॉन्ड है, ये टूट के इस पे नेगेटिव भी जा सकता है, इस पे पॉजिटिव भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड टूट के इस पे नेगेटिव चला जाए और इस पे पॉजिटिव चला जाए। तो अब ये जो H प्लस है ये किस पे लगेगा और ये Cl माइनस है किस पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है कि भैया HCl किस पे मतलब Cl को किस पे लगाना है और H को किस पे लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि भैया जो हेलोजन एसिड है इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाके लगता है जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे Cl कौन सा है, ये Cl है। अब ये किस पे जाके लगेगा, वो इस वाले कार्बन पे लगेगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो इस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो ये किस पे जाके लग रहा है, ये ऐसे कार्बन पे लग रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो ये Cl चला गया इस पे और H चला जाएगा इस पे और हमारे पास हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हेलो एल्कीन है या फिर सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पे हमें फॉलो करना पड़ेगा क्या, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए अगला है, अगर हम हेलो एसिड्स को यूज कर रहे हैं किस पे, एल्कीन के साथ यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम बेसिकली HBr को यूज कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में बेटे, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं, पर ऑक्साइड। तो ध्यान रखना कि अगर HBr लिखा हुआ और रिएक्शन में पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया या फिर बेंजोइल पर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इस अगर पर ऑक्साइड लिखा हुआ रिएक्शन में तो ये जो रिएक्शन होगी वो मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट होगी या कि अगेंस्ट होगी। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट को किस पे लगाना है, उस कार्बन पे लगाना है जिस पे कम हाइड्रोजन है। लेकिन ये वाला क्या कहता है, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि भैया जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस पे लगाया जाएगा, वो उस कार्बन पे लगाया जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। जैसे जैसे ये जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे लगेगा, इस पे। मार्कोनिकोव के हिसाब से तो वो इस पे लगता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से इस पे लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल को क्या कहते हैं, खराश मायो इफेक्ट भी कहते हैं या फिर परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या फिर एबनॉर्मल परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार एंटी मार्कोनिकोव रूल के नाम से ही आए। खराश मायो इफेक्ट लिखा हो सकता है या फिर परऑक्साइड इफेक्ट लिखा हो सकता है या फिर एबनॉर्मल परऑक्साइड इफेक्ट लिखा हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो क्या कहता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये कहता है कि भैया कि अगर ये कहता है कि अगर परऑक्साइड यूज हो रहा है तो नेगेटिव पार्ट किस पे लगेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे परऑक्साइड इफेक्ट किसके साथ एप्लीकेबल होता है, HBr किसके साथ है बेटा, ये HBr के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल आर ओनली एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कोई चॉइस ही नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड में सेम होता है, चाहे वो किसी भी कार्बन पे लग जाए दोनों साइड में सेम होगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया नेगेटिव पार्ट को किस पे लगाना है, पॉजिटिव पार्ट को किस पे लगाना है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर हमें जेमिनल डाइहैलाइड प्रिपेयर करना, ठीक है, फ्रॉम एसिटाइलिन बाय HCl। एसिटाइलिन क्या है, एल्काइन है, सॉरी एल्काइन है, और एल्काइन का हम क्या कर दे रहे हैं बेटे, क्या कर रहे हैं के साथ ऐड कर दे रहे हैं हम हेलोजन क्लोराइड को। ठीक है, सॉरी हेलोजन एसिड को ऐड कर रहे हैं और वो भी HCl ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड टूटेगा, एक पे जाके लगेगा क्या, H लग जाएगा और एक पे Cl लग जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने फिर से इसके साथ ये विनाइल क्लोराइड बना, ठीक है, अगर हमने इस पे क्या किया, विनाइल क्लोराइड ने, सॉरी हाँ विनाइल क्लोराइड है, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोइथीन कह रहे हैं। ठीक है, अगर हमने फिर से HCl यूज किया इसके साथ,
तो क्या होगा, एक पे जाके H लग जाएगा और एक पे जाके बेटे क्या लगेगा, Cl लग जाएगा। ठीक है, तो मार्कोनी का रूल के हिसाब से होगा यहाँ पे। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथाइलिडाइन डाइक्लोराइड हो गया। ठीक है, ये जर्मिनल डाइहेलाइड्स हैं। चलो कुछ एमसीक्यू करते हैं। एल्केन ऑन क्लोरीनेशन गिव, एल्केन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या देता है बेटे, क्लोरीनेशन कर रहे हैं एल्केन का तो एल्काइल क्लोराइड ही तो देगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं। मार्कोनी का रूल इज एप्लीकेबल टू, किसके साथ एप्लीकेबल होता है भैया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, if HBr is added to unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, the addition proceeds by, किसके हिसाब से होता है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होता है, नहीं, HBr है और साथ में पेरोक्साइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, HBr लिखा हुआ है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल या फिर खराश इफेक्ट। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल और खराश इफेक्ट दोनों सेम ही हैं, तो बोथ बी एंड सी। ठीक है, अगला, इफ इथाइलिन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर हमने इथाइलिन को किसके साथ ट्रीट किया, क्लोरीन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनमें से हमें क्या मिलेगा, तो अभी हमने पढ़ भी रखा है, ये क्या मिलेगा, बोथ बी एंड सी। बी क्या था, इथाइलिन डाइक्लोराइड था, और 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो एक इथाइलिन डाइक्लोराइड क्या है, कॉमन नेम, 1,2 डाइक्लोरो इथेन क्या है, IUPAC नेम है बेटा। ठीक है, तो चलिए अगला मेथड पढ़ते हैं। इसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर द 2 हेलोजन एक्सचेंज मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, मतलब 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, एक तो हम फिंकलस्टीन पढ़ेंगे, दूसरा हम स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसमें हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमें RI प्रिपेयर करना है, तो RI के लिए हमने क्या किया, RX लिया। RX क्या, कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है। इसमें हमने NI यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हमने हीट किया। तो देखो यहाँ पे X क्या है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। I क्या है, ये भी हेलोजन है। यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, और ये क्या, I आयोडीन है। तो ये क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब N के साथ क्या चला गया, X चला गया, R के साथ क्या चला गया, I चला गया। तो इसमें हेलोजन एक्सचेंज हो गया ना, क्या हो गया बेटे, हेलोजन एक्सचेंज हो गया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। और ये एक नेम्ड रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है, नेम्ड रिएक्शन में पूछा भी आता है कि भैया फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में बताओ, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन ये होती है। अगला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अगर हमें RF प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना, RF मतलब फ्लोरो एल्केन प्रिपेयर करना है, तो फ्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे बेटे, हम यहाँ पे ये हेलो एल्केन को हम मिला दे रहे हैं किसके साथ, AgF के साथ। ठीक है, AgF के साथ मिलाया, और Ag के साथ तो Br चला जाएगा और R के साथ F चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें मिल गया क्या, RF फ्लोरो एल्केन मिल गया। ठीक है, तो ये फ्लोरो एल्केन मिला हमें यहाँ पे, और ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है बेटे। नेम्ड रिएक्शन कौन सी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में। ठीक है, तो बेटर है कि आप क्या करें, कहीं पे सारी के सारी नेम्ड रिएक्शन सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, तो याद करने में भी आसानी होगी। और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स आपको एक जैसे ही मेथड्स दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए बेटे आप इनका रेगुलर बेसिस पे इनका रिवीजन करिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ MCQ देख लेते हैं। व्हाई इज सल्फर एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। क्वेश्चन है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। मतलब जब हम रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन KI के साथ यूज़ करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करेंगे। देखो H2SO4 cannot be used along KI in the conversion of alcohol to alkyl iodide। क्यों, क्योंकि इट कन्वर्ट्स KI टू करस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब जो KI है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देगा, HI में कन्वर्ट कर देगा, और विच इज देन ऑक्सीडाइजेज बाई इट टू I2, मतलब वो क्या करेगा, उससे I2 में कन्वर्ट कर देगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, अल्कोहल
विथ के आई, जब हम अल्कोहल को के आई के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के आई को कन्वर्ट कर देगा किस में, एच आई में कन्वर्ट कर देगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना देगा, आई2 बना देगा, इसलिए हम H2SO4 को यूज़ नहीं करते बेटे, ठीक है। अगला है राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन के हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये सब सारे सारे क्या हैं, डाई हेलोजन है। अब देखो किसके हैं, प्रोपेन के ना, तो प्रोपेन में 1 2 3 और ये हमने सी एल लगा दिया, ये पहला वाला हो गया। इस वाले में क्या हो रहा है, 1 2 3, ये सी एल एक यहाँ लगा दिया, एक ये सी एल लगा दिया। इस वाले में क्या होगा, 1 2 3, एक सी एल यहाँ लगा दिया, एक सी एल यहाँ लगा दिया, ठीक है। चौथे वाले में क्या होगा, 1 2 3, एक सी एल यहाँ लगा दिया, एक सी एल यहाँ लगा दिया। तो हमें क्या बनाना था, स्ट्रक्चर बनाना था, किसके, डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन के स्ट्रक्चर्स बनाने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, और या फिर 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड या फिर 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम ये क्या है, ये वैसे ये पेंटेन है, कह रहे हैं कि पेंटेन के ढेर सारे आइसोमर्स होंगे, ठीक है, ढेर सारे क्या है, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, एक ये होगा 1 2 3 4, एक ये होगा 1 2 3 5, एक ये होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पेंटेन के जितने भी आइसोमरिक हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है, इनमें से कौन सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, क्या देगा बेटे, सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। तो अगर मैंने इसको बना दिया, देखो जैसे ये लास्ट वाला जो बनाया था मैंने, ये जो बनाया था, अब इसमें अगर हम क्या करें, इसका क्लोरीनेशन करें, क्या करें, क्लोरीनेशन, तो ये H जाए या ये H जाए या ये H जाए या ये H जाएगा, तो सभी में क्या है, से सभी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी हट सकता है, और सिंगल मोनोक्लोराइड, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन विल गिव सेम प्रोडक्ट, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अभी जैसे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना है, मतलब क्या बनाना है, 3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बना दूं, पेंटेन को इस तरीके से बना दूं, तो देखो पेंटेन हमने बना रखा है, तो यहाँ पे नेमिंग कर रखी है भैया कि ये वाला कार्बन ए है, ये बी है, ये सी है, फिर से ये बी है, ये ए। अब अगर ए को रिप्लेस करेगा तो अलग बनेगा, बी को रिप्लेस करेगा तो अलग बनेगा, और सी को रिप्लेस करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा। तो द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आर ग्रुप्ड ए बी एंड सी, द रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन विल गिव द सेम प्रोडक्ट, मतलब ए बी और सी को अगर वो रिप्लेस करता है तो क्या मिलेगा, अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। द रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन विल गिव द सेम प्रोडक्ट, मतलब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मतलब है कि अगर बाई चांस यहाँ से भी बी को रिप्लेस कर दिया, और अगर बाई चांस यहाँ से भी बी को रिप्लेस करता है, तो वो सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर इसको अगर बाई चांस इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो एक कंपाउंड बनेगा जो कि इस टाइप का होगा, और अगर इस वाले को कर दिया तो 1 2 3 4 5, ये अलग कंपाउंड होगा, और अगर इस वाले को रिप्लेस कर दिया तो 1 2 3 4, ये Cl, ठीक है। तो अगर ए बी सी के हाइड्रोजन्स को हटा दिया तो क्या होगा, ये अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें एक और बनाना था, 2 वाला बनाना था ना, या एक तीसरा पार्ट क्या था, तीसरा पार्ट था 4 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाने थे, 4 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाने थे, तो हमने बना दिया ये वाला। अब देखो इसमें क्या होगा, ए को रिप्लेस करेगा, चाहे दोनों में से कोई से भी ए को रिप्लेस करे, चाहे इसको करे रिप्लेस, चाहे इसको करे, दोनों तो बात सेम है। तो अगर ए के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, बी के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, सी के अलग कंपाउंड बनेगा, और डी के अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा। तो अगर ए बी सी डी को रिप्लेस करता है तो 4 क्या मिलेंगे बेटे, अलग अलग आइसोमेरिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ और एमसीक्यू देख लेते हैं। एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड गिव्स एल्काइल आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ एनआई इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटे, ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता है, फिंकलस्टीन में यूज किया जाता है, ड्राई एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ड्राई एसीटोन हो गया। अगला है कि जैसे ये हमारे पास रिएक्शन है,
तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो देखो Cl को हटा के F यूज करना है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन है भाई। ये कौन सी है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसका नाम क्या जाएगा? स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगला, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज टू गिव। फिंकलस्टीन को दिया जाता है, रिएक्शन को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? एल्काइल आयोडाइड के लिए। तो भैया देखो ये नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं। जैसे RX है, इसको हम मिलाते हैं किसके साथ? NaI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो ये I और X एक दूसरे की पोजीशंस को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा RI हो जाएगा और NaX हो जाएगा। तो ये क्या बना बेटे? आयोडो एल्केन बना या फिर एल्काइल आयोडाइड बना। ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।